चलो बच्चों, बात करते हैं अपने कार्बन फैमिली के बारे में। चलिए, इसके अंदर जो एलिमेंट हमारे हैं वो हैं हमारे, बोरॉन लिखने लग गए थे, वो है हमारे और लेड। ठीक है। अच्छा, अब इनमें पहले आप एक खास चीज समझो कि ये जो दो हैं शुरुआत वाले, ये जो दो हैं, ये हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन मेटल। ये आपके नॉन मेटल है, ये आपका मेटलॉइड है, और ये लास्ट के जो टिन और लेड हैं ये सॉफ्ट मेटल हैं। ठीक है। कार्बन के जो आइसोटोप हैं C12, C13 और C14, इनमें 12 और 13 तो स्टेबल हैं, 14 आपका रेडियो एक्टिव है और कार्बन डेटिंग के लिए इसका यूज होता है। ये सब आपको पता ही होगा, कार्बन डेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो ये है वो आपका सेकंड मोस्ट एबेंडेंट कंपाउंड है। कार्बन 17th एबेंडेंट एलिमेंट है। अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका एक ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू एबेंडेंस। तो सबसे ज्यादा एबेंडेंस किसकी है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, और फिर है आपका आयरन। ठीक है। अब याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सेकंड मोस्ट एबेंडेंट मेटल, तो वो क्या है, आयरन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके कैसे हैं, ये दोनों आपके नॉन मेटल हैं, ये नॉन मेटल है, और ये दोनों आपके कैसे हैं, मेटल हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये आपका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, यानी पूछा जा सकता है इसको कहां पर कि ये जो कंपाउंड है इनमें कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है, तो ये आपका कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, अपन ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट का, दोनों का सीक्वेंस सेम टाइप का आता है। ठीक है। किस टाइप का ग्राफ होगा, ये कुछ ऐसा कि यहां से यहां आने में डिक्रीज करेगा, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। ठीक है। यानी ये जो है ना, यहां पर क्या है, SN, लास्ट में क्या है, PB। ये वाला जो है ना ऊपर रहेगा, ये वाला PB इससे नीचे है, अगर हम आयनाइजेशन के बारे में बात करें या मेल्टिंग के बारे में बात करें। ठीक। पहला ये सीक्वेंस हो गया। दूसरा, इसके अंदर एक ऑर्डर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी तकरीबन में कैसी होती है, सेम होती है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसा, ये डिक्रीज कर गया। ठीक है। फिर ये और ये, यानी टिन तक कैसा है, सेम, फिर लेड में हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो ये ऑर्डर चलता है इसके अंदर किस चीज का, आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है। ये लेड में हल्का सा ये ऊपर उठ जाता है, बहुत हल्का सा। ठीक है। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार आपका क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। ठीक। और चौथी प्रॉपर्टी में यहां पर और लिख देता हूं, और वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन,
कैटिनेशन मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स के साथ ज्वाइंट होना, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस चीज पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। यदि सिंगल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे और इसी को क्या कहते हैं हम, कैटिनेशन। यहां पर कार्बन के अंदर जो बीडी होती है सिंगल सिंगल बॉन्ड की, वो ज्यादा होती है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, या एसआई एसआई के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, या इनके बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन होती है, या एसएन के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, उसमें जो ऑर्डर चलता है वो ऑर्डर ये चलता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी इससे थोड़ी ज़्यादा, जिस कारण से जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जैसा कि हमने कहा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसकी। इसकी कैसी होगी, सबसे बेकार, ठीक है। और लेड आपका कोई भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता, पीबी नॉट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग ने इससे रिलेटेड बात कर ली, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में, इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इनमें रिएक्शन के बारे में। और पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो, इसके अंदर यदि आप बात करें शुरुआत के एलिमेंट की, तो इनका स्ट्रक्चर एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस कारण से ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। समझ में आ रही मेरी बात? टिन आपका रिएक्शन कर सकता है यदि आपने कंडीशन ड्रास्टिक ली तो। यानी टिन आपका रिएक्शन कर सकता है यदि आपने स्टीम ली तो, ड्रास्टिक कंडीशन में, ठीक है। और बनाएगा क्या, SnO2। और चूंकि ये हाइड्रोजन के तो ऊपर है, लेकिन ये पीरियड वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे आता है। हाइड्रोजन से तो ऊपर है, नो डाउट, लेकिन ये चूंकि नीचे आता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है, इस कारण से इसके लिए हमको ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने स्टीम ले ली तो ये रिएक्शन करके कौन सी गैस यहां से बाहर निकाल देगा, SnO2 को यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो बचा हुआ तीसरा एलिमेंट है, यानी लेड जो है, लास्ट एलिमेंट, लेड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कारण यहां पर भी अभी सर्टेन नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसके ना करने का कारण ये है, एक तो लेड आता ऊपर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी कैसी होती हैं, हाइड्रोजन से नीचे की तरह हम इसको डील करते हैं। याद करो, HNO3 में हमने जब रिएक्शन कराई थी तो हमने कहा था ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे आती है एंड लेड, याद करो ऐसे ही लिया था ना। तो इसमें इसके साथ रिएक्शन ना होने का जो कॉज बताते हैं वो ये बताते हैं कि इसके अंदर, लेड के अंदर भी उसके ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। ये कॉज बताते कि इस कारण से हो सकता है कि ये रिएक्शन ना करता हो, ठीक है। तो दो चीजें आपको पता है, रिएक्टिविटी भी काफी कम है और एक प्रोटेक्टिव लेयर आने के कारण ये आपका रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पर ये आपके जो हैं वो इस टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, EX2 एंड EX4
टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइप के कंपाउंड में यदि हम बात करें तो जैसे हमने इन एलिमेंट्स में कुछ एक चीज पहले पहले यहां पर हम एक चीज बोल दें कि जनरली ये जो होंगे ये सब के सब कोवेलेंट होंगे। टाइप कंपाउंड दे आर कोवेलेंट, दे आर कोवेलेंट except SnF4 and PbF4। ये कैसे हैं? ये आपके आयनिक है, आयनिक कंपाउंड। अच्छा, अब मैं यहां पर कहानी को थोड़ा सा बदलता हूं। ठीक है, कहानी को बदलता हूं, इसका मतलब क्या है या चलो मैं एक चीज और बता दूं फिर बदलता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये किसके साथ होगी? यदि हैलोजन के साथ होगी तो EX2 और EX4 टाइप के कंपाउंड बनेंगे। इनके अंदर जनरली ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट। और इनको छोड़ दिया जाए तो ठीक है। अच्छा अच्छा चलो मैं एक चीज और यहां बोल दूं। यदि मैंने कहा EX2 और EX4 इनके अंदर मैं सारी चीजें मतलब ये सेम मेटल ले रहा हूं, सेम इस ग्रुप का कंपाउंड ले रहा हूं, कोई हैलोजन ले रहा हूं। इन दोनों में यदि मैं आपसे पूछूं कि किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आप समझ जाओगे कि भाई जिसके अंदर आपका सराउंडिंग वाली चीज, जैसे यहां कितना आ रहा है del+4 चार्ज आ रहा होगा ना, यानी कैटायन पर चार्ज कैसा है इस जगह पर? ज्यादा। कैटायन पर चार्ज ज्यादा, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फजान रूल यहां पर पोलराइजेशन कैसा होगा? ज्यादा। फर्स्ट और सेकंड, तो इसके अंदर चूंकि कई सारे हैलोजन लगे हैं, डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हमने फजान रूल में पढ़ा है कि कैटायन पर चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना पोलराइजेशन जो होता है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट नेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। यानी इसके अंदर कोवेलेंट नेचर कैसा होगा? ज्यादा। इसके अंदर कोवेलेंट नेचर कैसा होगा? कम। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, इन दोनों में यदि मैं वोलाटाइल नेचर के बारे में बात करूं तो ये जो है ये आपका ज्यादा वोलाटाइल नेचर का होगा। कौन वाला? जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो नेचर होगा वो मोर वोलाटाइल होगा। ठीक है, ये आराम से आपका उड़ जाएगा, ये वाला आराम से आपका नहीं उड़ पाएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं तीसरी रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन, भाई साहब, हाँ, रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो जो भी एलिमेंट हैं वो सबके सब आपका रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये ऑक्साइड बन सकते हैं। ठीक है, SiO और SiO2 बन सकता है, GO और GO2 बन सकता है, SNO और SNO2 बन सकता है, PbO और PbO2 बन सकता है। ठीक है, यदि मैं इनको छोड़ दूं, ये वाले ये सब कैसे हैं? ये जो हैं ये आपका एम्फोट्रिक नेचर के हैं। Sn और Pb के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं? एम्फोट्रिक हैं। इनमें यदि यहां हम बात कर लें तो ये जो है ऐसे में इनको अलग करता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सब के सब जो ऑक्साइड हैं ये कैसे नेचर के ऑक्साइड हैं? एसिडिक।
SI को हमने यहां पर इसलिए नहीं चुना क्योंकि ये आपका एग्जिस्ट करता है एट हाई टेम्परेचर, अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसा है, न्यूट्रल, हम सबको पता है। अच्छा, यहां जो हमें जरूरी चीज, अब इसमें जो सवाल आएगा वो एम्फोट्रिक वाला आएगा, उसमें हम लोग आराम से कर सकते हैं, उसके लिए इतना टिटिम देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने ये चीज आपको यहां क्यों बताई क्योंकि यदि मैं PbO, SnO, PbO2, SnO2 इनमें बात करूं तो ये सब एम्फोट्रिक हैं, लेकिन अगर आपसे इनमें भी कोई कंपेयर करवाए तो एक चीज याद रखिएगा कि ये वाले जो हैं, कौन वाले, +4 वाले, यहां क्या है, +4 है, यहां क्या है, +2 वाले। तो +4 वालों का एसिडिक नेचर है, एम्फोट्रिक, लेकिन अगर इनमें भी, एम्फोट्रिक का मतलब तो क्या है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर, इसका यूज अभी हम करवाएंगे, इसके अंदर जो +4 वाले हैं वो ज्यादा एसिडिक हैं, यानी +4 वाले मीन प्लस मोर एसिडिक एंड लेस बेसिक, ऐसा लिख देते हैं। सो लेस बेसिक क्या यूज है अभी बताता हूं, पहले लॉजिक लगाते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या हुआ होगा। ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, वाटर इसकी तरफ बहुत तेजी से अटैक किया होगा और H+ अपना बाहर फेंक दिया होगा। वाटर इसकी तरफ बहुत तेजी से अटैक किया होगा और H+ अपना बाहर फेंक दिया होगा, मतलब इनका एसिडिक नेचर कैसा है, ज्यादा है इनकी तुलना में। ठीक है, तो इनमें इसका यूज क्या है अभी बताते हैं, 2 मिनट रुको बस। पहले मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं कि Pb+2 और Pb+4 ये जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं पहले। और इसके लिए अपन को देखना है क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत आसान सा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, Z इफेक्टिव बढ़ने के कारण जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो वैसे वैसे S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, जिस कारण से नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है और ऊपर वालों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, जैसे यहां पर हम बात करें ये, ठीक है, इधर हम बात करें कार्बन और इधर हमने Pb ले आए, ठीक है, इधर हम बात करें Np और इधर हम बिस्मिथ ले आए। ठीक है, तो इनके अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो सकती है, ये हो सकती है आपकी +3, इसकी हो सकती है +4, इसकी हो सकती है +5। ठीक है, +5 के अलावा क्या हो सकती है, +3, इसकी हो सकती है +2, इसकी हो सकती है +1। ठीक है, तो ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऊपर वालों की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, हायर वाली। ठीक है ना, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे B5 है, यानी 1s2, 2s2 और 2p1, 2p1 ऐसा है ना। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना, वो ये चाहते हैं कि भाई हम किसी तरह से ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करें जहां पर इन तीन को निकाल दिया जाए। अगर ये तीन हट जाएं या इन तीन को हम कहीं पर शेयर कर लें तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले मेट एलिमेंट की दिली चाहत क्या होती है कि हम किसी ऐसे के साथ बॉन्डिंग कर लें जो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दे और हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन हटना तो इतनी आसानी से संभव है नहीं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कराकर एक इलेक्ट्रॉन जंप करा लेते हैं और बॉन्डिंग करवाते हैं। ठीक है ना, जैसे इसने क्या किया, जैसे बोरॉन वाला है, ये क्या करेगा, ये
बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, इसने इसको एक्साइट कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। +3 और +1 में ये +3 आराम से कर सकता है, क्योंकि इस जगह पर ये एक इलेक्ट्रॉन को आराम से जंप करवा सकता है। सिमिलर केस में कार्बन भी ऐसा करवा सकता है, नाइट्रोजन भी ऐसा करवा सकता है। दूसरे चीजों के साथ ज्वाइंट होकर ये मैक्सिमम में पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाओगे, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट मुश्किल होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाओगे, वैसे नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए ये शिफ्ट मुश्किल होती चली जाएंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां पर बीच में आ गए होंगे कौन से इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ गए होंगे बीच में। टॉप टू बॉटम आओगे तो यहां पर आप देख रहे हो कि डी ब्लॉक भी भर रहे हैं, एफ ब्लॉक भी भर रहे हैं। तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यदि ये चले गए डी या एफ ब्लॉक में, डी और एफ ब्लॉक में, तो हम सबको पता है कि क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ ब्लॉक में चले गए तो सेम यूनिट के बराबर, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो डी और एफ ब्लॉक में कंबाइन चले गए, तो 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को रोकने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं वो डी या एफ ब्लॉक में आए हैं, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होगा? बुरा होगा। जिस कारण से ये जो चार्ज है ये बाहर वाले पर बहुत तगड़ा लगेगा, और ये जो आप शिफ्ट करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जंप करवा रहे थे, ये जंप यहां से यहां आने पर मुश्किल होती चली जाएगी। इसका मतलब जरा सोचो, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगेगा? ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगेगा। इसमें 2 होंगे, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगेगा। इसमें यहां पर 3 होंगे, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो आसानी से आ जाएंगे किसमें? अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो, ऊपर वाले नॉन मेटल हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? ये ज्वाइन होंगे, किसी के साथ शेयरिंग करेंगे। लेकिन नीचे वालों के साथ क्या है? इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी अच्छी है, यानी ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे को दे सकते हैं। यानी नीचे वाला, जैसे ये एलिमेंट है, ये अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करेगा? +1। लेड अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करेगा? +2। और बिस्मिथ आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल आता है और वो क्वेश्चन ये है, सिंपल सा है, और वो क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोगों ने आपकी रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन पढ़ी थी ना, जिसमें क्या करा था? इनकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराई थी और ये चीज बनाया था। तो यदि कोई आपसे पूछ ले कि हम GX2, SNX2 और PbX2 इनमें बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इसके अंदर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? या इसके अंदर हम X4 कर देते, SnX4 कर देते, और इसके अंदर भी हम X4 कर देते, और ऐसी कंडीशन में मैंने इस जगह पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ लिया। तो ये ऑर्डर पूछने का डायरेक्ट मतलब मेरा क्या है कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की इंफॉर्मेशन। टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और उसको रोकने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डी या एफ में जाते हैं, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बुरा होता है, जिस कारण से यहां पर इस तरह से एक्साइटेशन संभव नहीं होता। यानी नीचे वाले एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही? यानी इसका मतलब यदि हमने कहा ये +1 और +3, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? +1 वाला ज्यादा स्टेबल है।
इसी तरह मैंने कहा लेड +2 और +4 कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आपका +2 वाला ज्यादा स्टेबल है। बिस्मिथ +3 और +5 कौन वाला ज्यादा स्टेबल है? +3 वाला ज्यादा स्टेबल है। इनका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इनका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि यदि लेड आपका, यदि ये, एक सेकेंड, दोनों सब कलर सेम हो गए। यदि थैलियम +3, लेड +4, बिस्मिथ +5 इनमें बात करी जाए तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी लोअर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहेंगे। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे? एक्ट एज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बिहेव करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको ये बताओ कि PbClO4 इसकी रिएक्शन कहीं आ रही हो, PbClO4 का होल 4, ऐसा कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिल्कुल। लेड यहां पर अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में। इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा। इसी तरह से कुछ खास कंपाउंड, जैसे हमने कहा रेड लेड, यानी Pb3O4, इसको बोलते हैं हम रेड लेड, सिंदूर है ये। ठीक है, इसी तरह हमने कहा PB2, एक मिनट, PB2O3, PB2O3 ये रेड ब्राउन कलर का ऑक्साइड है। लेड के ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये आपके मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, अब हमको पता है, हमको कैसे पता चला कि ये चीज मिक्स्ड ऑक्साइड? हमको पता है लेड आपका दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 और +4। ठीक है, यानी यहां पर एक तो चीज है PbO और एक चीज है क्या? PbO2। इसके अंदर भी PbO एंड PbO2। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहां 1:1 के रेशियो में ये चीज होगी और यहां पर 2:1 के रेशियो में ये चीज होगी। यहां पर 2:1 के रेशियो में ये चीज होगी। लेकिन दोनों के अंदर क्या चीज मौजूद है? दोनों के अंदर मौजूद है लेड। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला? +4 वाला। +4 वाला मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों चीजें बिहेव करेंगी कैसे? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये बिहेव करेंगी कैसे? एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। कई जगहों पर लेड का ये जो कंपाउंड हम लोग यूज करते आते हैं, लेड का एसीटेट यूज करते हैं ना। अभी हम लोग सॉल्ट पढ़ रहे थे तो मैक्सिमम जगहों पर लेड का एसीटेट यूज कर रहे थे। इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। ठीक है, अच्छा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, अब मैंने कहा यहीं पर एक और बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत ही इसको देख लेते हैं कि एसएन जो है, एसएन यदि अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये इजीली कन्वर्ट होना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और जाएगा कहां पर? Sn+4 में। ठीक है,
यानी खुद इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, दूसरे वाले को रिड्यूस कर रहा है, यानी ये एक अच्छा खासा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने क्या बोला, अच्छा खासा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन सा, SnCl2 वाला, क्योंकि ये खुद ब खुद कहां जाना चाहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। खुद ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हालांकि ये चीज आपको मैंने पहले बता रखी अभी सॉल्ट के दौरान, कि यदि आप इसकी रिएक्शन कराएं, मान लो मैंने कहा SnCl2 रिएक्ट विथ HgCl2, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये दोनों एक साथ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, यदि इन दोनों को एक साथ लिया जाएगा तो क्या ये एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ये क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करके कहां पर ले जाएगा, Hg के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात, ये क्या करेगा, HgCl2 को रिड्यूस कर देगा, खुद कहां पहुंच जाएगा, Sn+4 में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो नहीं, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, HgCl2 का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। ठीक है, और Hg2Cl2 को हम बोलते हैं कैलोमल। ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आ गई कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की एक कहानी जो है ये हमारे सामने आएगी। अच्छा, यहां मैंने बहुत जोर देकर इस चीज को बोला है कि ये एक बहुत अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा बोलने के पीछे मेरा मकसद क्या है, क्योंकि यदि मैंने ले लिया SnCl2, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 के अंदर। तो ये और किन किन चीजों पर कैसे असर डालेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यदि आपने KMnO4 ले लिया इन H+, या आपने ले लिया K2Cr2O7 इन H+, या आपने ले लिया Fe+3, या आपने ले लिया H2O2, ठीक है, या आपने ले लिया HNO2, या आपने ले लिया HgCl2, या आपने ले लिया Hg2Cl2, ठीक है, या आपने ले लिया Gold+3। ठीक, तो ये सबको खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहां पर पहले केस में क्या बनेगा, दूसरे केस में क्या बनेगा, ये आइडिया आपको सब लग रहा होगा कि यहां फॉर्मेशन होगा क्या, Mn+2, ठीक है, Cr+3, Fe+2, H2O, H नहीं, H नहीं, NO, NO, Hg, Hg, और इधर गोल्ड। अब आपको ये यदि याद हो तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, और ये पढ़ी है आपने कहां पर, जहां पर आप कोलॉइडल गोल्ड बनाते थे, कोलॉइडल गोल्ड। याद है, AuCl3 प्लस SnCl2 चेंज होता था, SnCl4 और गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता था। ठीक है, अच्छा, यहां मैं एक बात और आपको बताऊं कि Sn जो है ना, Sn का जो कार्बाइड है, इसको बोलते हैं हम कार्बोरेंडम।
RU है, ठीक है, कार्बोरेंडम। इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर टू डायमंड होता है, हार्डनेस भी वैसी होती है। अच्छा, एक चीज मैंने यहां से आपको ये बता दी, ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक्सटेंशन कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं मैं यहां बता दे रहा हूं। अच्छा, एक चीज और देखिए, SnCl4 पर मे बी आपको कुछ रिएक्शंस ऐसी दिखाई दे जाएं, हालांकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन आप डर ना जाओ, जैसे ये दे दिया जाए और आपसे किसी ने कह दिया RMgX के साथ रिएक्शन कराओ, तो बिंदास, क्या दिक्कत है, आर भेड़ते जाना, 4 मॉलिक्यूल भेड़ देना, SN के साथ रिएक्शन होगी, SnR4 टाइप की चीज बना देना, अटैक, इसको हटाते चले जाना। या किसी ने कहा होता SnCl4 है और रिएक्शन हम करा रहे हैं RX और सोडियम के साथ, तो इससे क्या बना देना, इसके साथ रिएक्शन होने में इस टाइप की चीज यूज करना, यानी इससे क्या बना देना, RNA बना देना, Na इस पर भेड़ देना, और इसकी रिएक्शन से भी क्या बना देना, SnR4 इस चीज को बना देना, ठीक है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां और बताऊं, और वो ये है कि जो टिन है ना बच्चों, टिन के अंदर एक खास बात ये होती है कि ये वाइट टिन और ग्रे टिन या पाउडर टिन, ग्रे टिन, इस फॉर्म में बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, इनमें वाइट टिन और ग्रे टिन ये इंपॉर्टेंट है। वाइट टिन जो है ना, ये यदि आप इसके टेम्परेचर को काफी कम कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टिन की पाउडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो एक कोई हिस्टोरिकल इस पर बात है, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं कि कोई सेना थी, रोमन ओमन कहीं की सेना थी, वो लड़ने जा रही थी और बीच में एक ऐसी जगह पड़ी, बहुत भारी सेना थी उनकी, और एक ऐसी जगह पड़ी जहां पर काफी ठंडी पड़ रही थी, उस ठंड वाले इलाके को उनको पार करना था, और जब वो उस इलाके को पार कर रहे थे तो जो उन्होंने कोट वोट पहना था उन सब में इस टिन की बटन थी, और हाई टेम्परेचर पर वो जो टिन था ना वो पाउडर टिन में कन्वर्ट हो गया, यानी वो बटन जो थी वो खुल गई, और ठंड के मारे उस सेना के बहुत बड़ा जो बहुत सारे जो लोग थे वो मर गए थे, ठीक है। तो इस पर बेस एक बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इस चीज को बता दिया, ठीक है। इसको टिन पर्ज बोलते हैं या टिन प्लेग, दोनों नाम है, टिन प्लेग। अच्छा, ये हम लोग ने यहां पर जो मेन से रिलेटेड कहानी थी ना उसको सारी निपटा डाली। अच्छा, अब हम वापस फिर से अपने +2 +4 इनकी स्टेबिलिटी पर पहुंचते हैं। अब देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि एक काम करो, मुझे बताओ कि PbI4, PbBr4 और PbCl4, इनमें कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखना बच्चों, ये वाला जो है यानी PbI4, ये आपका स्पॉन्टेनियसली, मतलब यदि आपने कहीं इसको बनाया तो बनते ही ये खुद ब खुद टूट जाएगा और किस में पहुंच जाएगा, PbI2 और आयोडीन, इसको ये बाहर निकाल देगा, मतलब इसको बना पाना संभव नहीं है, जबकि ये और ये एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा इसके पीछे का कारण समझ में आया, क्योंकि नो डाउट कि पीबी जो है वो अपना +4 से किस में जाना चाहता है, PbP+2 में जाना चाहता है, और इस प्रोसेस के लिए वो क्या कर रहा है, सामने मौजूद आई को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। लेकिन हम सबको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करें तो ये आता है, यानी I- का ऑक्सीडेशन
बहुत आराम से हो सकता है। तो इसने अपने साथ एसोसिएटेड I माइनस को तो आराम से ऑक्सीडाइज कर दिया, बट ये चीज इसमें और इसमें आसानी से संभव नहीं होती। तो होता क्या है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये चीजें स्टेबल होंगी, लेकिन ये खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं होंगी, इनको आपको हीट करना पड़ेगा। जब आप इसको हीट करोगे ना, तो ये आपका ब्रेक हो सकता है PbBr2 या PbCl2 और Br2 और Cl2 में। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये तो क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे, बट ये एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सब में लग रहा है। यहां पर कारण ये है I माइनस का इजिली I2 में कन्वर्ट हो जाना। ये आपका इस प्रोसेस के पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। सर ये क्या बोला? मैं कह रहा हूं कि आपसे मैंने क्या कहा कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि अनस्टेबल है, इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ साथ यहां एक चीज और रिस्पॉन्सिबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है। ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कारण I माइनस का इजिली I2 में कन्वर्ट हो जाना, ये इसके पीछे का मेन कॉज होगा। इतनी चीज भी समझ में आ गई? ठीक है। आप आपसे कोई यदि कह दे कि एक्सप्लेन करिए कि क्या कारण है कि BiI5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब बता लोगे कि ये BiI5 एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, BiI3 और I2 के अंदर। कारण वंस अगेन, ये नीचे जाना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, I माइनस जो मौजूद है उसको आराम से ऑक्सीडाइज भी करवा देगा। तो ये प्रोसेस के लिए आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली यहां से यहां कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा। अब मैं इस इनर्ट पेयर इफेक्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। जरा आप जरा इस चीज को देखिएगा। मैं यहां पर नोट करके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको करवाना चाह रहा हूं। देखो, हमने कहा Pb3O4 और इसकी रिएक्शन HNO3। देखो बच्चों, ये जो हम चीजें बता रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखी जरूर है। ठीक, जैसे ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको मिलेगी जब आप रिडॉक्स पढ़ोगे। रिडॉक्स से एनसीईआरटी देखोगे ना, तो ये रिएक्शन मिलेगी Pb3O4 वाली। ठीक है। अच्छा, यदि हमने कहा Pb3O4 की रिएक्शन आप कराओ किस चीज के साथ, HNO2 के साथ, तो देखो जरा सा कैसे सोचना है इसको। इसको ऐसे सोचना है कि Pb3O4 आपका एग्जिस्ट कर रहा है किस फॉर्म में, PbO में और PbO2 में। ठीक है, देखो बच्चों, ये रिएक्शन एक एविडेंस थी कि Pb3O4 के अंदर PbO2 मौजूद होता है। कैसे आई ये रिएक्शन, कैसे इससे एक्सप्लेन हुआ, जरा देखो। Pb3O4 जब HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Pb3O4 में दो टाइप के ऑक्साइड हो सकते हैं, ये या ये। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन दोनों में ये वाला ज्यादा एसिडिक है। रिलेटिव बात कर रहे हैं, मोर एसिडिक, लेस बेसिक। इसका मतलब ये कैसा होगा, लेस एसिडिक, मोर बेसिक। यदि ये ज्यादा बेसिक हुआ बच्चों, तो इस एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कौन सा कर जाएगा, ये वाला।
सर लेकिन PbO2 तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, खुद ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, मेरी बात समझे? सर ये क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं कि यहां पर PbO2 का तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि ये किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? सामने तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो यहां क्या होगा, इसका जो हमने आपको समझाया था ना कि ज्यादा बेसिक नेचर है, इन दोनों की होगी आपस में रिएक्शन, और फॉर्मेशन किस चीज का होगा? इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा पीबी लेड का नाइट्रेट प्लस, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस पानी बना दो। आई बात समझ? अच्छा, अगर यही रिएक्शन में इसके साथ कराता, किसके साथ? मान लो PbO3 की रिएक्शन में करा देता HCl के साथ, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनता, जरा सोचो। अब हमने कहा यहां दो चीजें हैं, क्या क्या है? PbO, PbO2। ठीक है, अब क्या होगा? PbOHCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां जो प्रॉपर्टी शो होगी वो एक एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां होगी क्या? एक एसिड बेस रिएक्शन। समझ में आ रही मेरी बात? और यहां होगी क्या? एक रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऊपर का प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा? PbCl2 प्लस H2O, ये ऊपर का प्रोडक्ट बन जाएगा। नीचे का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? PbCl2, खुद ये कहां से कहां आया? +4 से +2। कॉज क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। खुद रिड्यूस हुआ और सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज, यानी इधर बनेगी क्या? क्लोरीन और प्लस पानी। समझ आई मेरी बात? यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है और आ सकती है। अच्छा, ये हम लोगों ने इधर की कहानी खत्म कर ली, इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड अपने इसके बारे में बात कर ली। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके अंदर अगली कहानी की, और अगली कहानी है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की। अगली कहानी है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन आपका 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है, हम सबको पता है। ठीक है, इनमें सबसे पहला है ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा है हमारा डायमंड, और तीसरा है फुलरीन। फुलरीन एक कई सारी कार्बन की यूनिटों का कॉम्बिनेशन है, उनमें जो हमको पढ़ना है वो C60 वाला पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में है। ठीक है, अब इसके अंदर जरा फटाफट हम लोग बातें जान लेते हैं। ग्रेफाइट आपका ऐसा है, सबसे पहले डायमंड। डायमंड ऐसा है जिसके अंदर जो कार्बन कार्बन की जो यूनिटें हैं वो आपका एक साथ कैसे शेप में जुड़ी हुई हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। ऐसा ऐसा एक बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल है, इधर से इधर, इधर से इधर, हर जगह कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरह का एक मॉलिक्यूल है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? एक ही टाइप का बॉन्ड संभव है। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच का कैसा है? sp3। ठीक है, एक ही टाइप का बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही यहां पर मौजूद है। इस चीज के अंदर कोई भी अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो इसका बेकार है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को एक साइड से गर्म करना चालू करो तो ये जाइंट मॉलिक्यूल होने के साथ नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये थर्मल कंडक्शन शो कर सकता है।
इसके अंदर थर्मल कंडक्शन हो सकता है। इसके अपोजिट ग्रेफाइट ऐसा है जो लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम उसकी लेयर नहीं बना रहे हैं, वो लेयर आपने बनाई है। ये आपकी हेक्सागन कार्बन की यूनिट कई सारी यहां पर इस तरह से ग्रेफाइट की यूनिटें कंबाइन है, इस तरह से कार्बन कार्बन की यूनिटें कंबाइन है, यहाँ बॉन्ड बॉन्ड ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर है। ऐसी दूसरी लेयर आपकी कुछ यहां पर मौजूद है। ठीक। अच्छा, ग्रेफाइट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है? sp2। दो टाइप के यहां बॉन्ड्स हैं, दो टाइप के यहां बॉन्ड नहीं कह सकते, डिस्टेंस यहां पर दो टाइप की हैं। पहले तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? यहां कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल और एक पार्शियल बॉन्ड है, क्योंकि हो क्या रहा है यहां पर, इस पूरी लेयर के अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहां इस लेयर के अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp2। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कैसी है? c, सिंगल और एक पार्शियल। कोई पूछे कि इन दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी इसके अंदर है। किसके अंदर? इसके अंदर, क्योंकि पार्शियल कैसा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहां जो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है वो अराउंड 141.5 पिकोमीटर के आसपास आती है। ये डिस्टेंस होती है, जिसको बॉन्ड नहीं बोलेंगे, दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 340 पिकोमीटर के आसपास आती है। समझ में नहीं मुझे? तो और कार्बन में ये चीज कितनी होती है? कार्बन कार्बन में ये चीज होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहां क्या है? sp2 के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? यहां पर छोटी। यहां sp3 और sp3 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, s कैरेक्टर कम है। सॉरी, s कैरेक्टर कैसा है? हाँ, कम है। s कैरेक्टर कम, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? ज्यादा। ठीक, तो ये एक बॉन्ड लेंथ की इंफॉर्मेशन मैंने आपको इधर दे दी। अच्छा, अब होता क्या है यदि आप इसके अंदर बात करें, इसके अंदर, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो आराम से हो सकता है, लेकिन चूंकि इसका गैप जो है ना, वो इसकी दूरी ज्यादा है, तो इसका थर्मल कंडक्शन कैसा होता है? बुरा। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसा होता है? बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, जैसे बोरिक पाउडर स्लिप करता था, इसीलिए ये आपका ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ग्रेफाइट जो है ना, लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है वो कंडक्शन तो बढ़िया है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन थर्मल कंडक्शन बुरा है। थर्मल कंडक्शन जो है वो इसका बुरा है। अब होता क्या है इसके अंदर, और देखो यहां पर, यदि आप जरा इस चीज बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, यदि आप थर्मल कंडक्शन, यदि हम उसके बारे में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इस डायरेक्शन में तो बढ़िया है, यानी इस प्लेन के अलोंग तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़िया है, लेकिन इस प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेकार है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। याद आया? ट्रोपिक। आइसो मतलब सेम, ट्रोपिक मतलब चारों तरफ यदि सेम है तो आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कंडक्शन अच्छा खासा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेकार है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो,
बच्चों इस चीज को जरा सुनना, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहां इधर से इधर जो जंप है, मतलब यदि मैं इस लेयर को ए कह रहा हूं, इस लेयर को बी कह रहा हूं, तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लेयर ए के अलोंग कंडक्शन जो है वो बुरा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद कूद कर 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 जाने लगेंगे कहां पर, नीचे के साइड में। यानी इस ए प्लेन के अलोंग, इस वाली लेयर के अलोंग टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्शन है वो क्या होगा, घटेगा। और ये कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसमें, इस ए लेयर के अंदर। इस ए लेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन क्या होगा, घटेगा। और यहां से यहां इधर से इधर, यानी बिटवीन ए एंड बी, इधर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बढ़ेगा। तो एक पॉइंट बोल दिया जाता है कि ग्रेफाइट दोनों तरीके से बिहेव करता है। ग्रेफाइट बिहेव एज ए मेटल एज वेल एज सेमीकंडक्टर। ये कैसे बोला सर, मेटल के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन घटता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्शन बढ़ता है। तो ग्रेफाइट बिहेव बोथ एज मेटल एंड सेमीकंडक्टर। ये वाली बात भी समझ में आ गई। ये जो है C60, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर ये पेंटागोनल शेप होता है, पेंटागन होता है, और ये जुड़ा होता है, कोई दो पेंटागन आपस में एक साथ नहीं जुड़े होते, इनके चारों तरफ क्या होता है, हेक्सागन बने होते हैं, कोई दो पेंटागन एक साथ नहीं जुड़े होते। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा, ठीक है, इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रही, ये जो है ये सारी चीजें कुछ ऐसी ही जुड़ी होंगी, दो 5 मेंबर वाली रिंग एक साथ नहीं जुड़ी होगी। इसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मौजूद होगी, इसमें एक टाइप की बॉन्ड होता है, इसमें एक टाइप का बॉन्ड होता है। इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है, कार्बन कार्बन पार्शियल बॉन्ड भी यहां पर मौजूद है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग जो होती हैं वो होती हैं 12, और 6 मेंबर वाली जो रिंग होती है वो 20, ठीक है। अच्छा, यहां पर यदि हम बात करें कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, या मैं बात कर लूं डायमंड, या मैं बात कर लूं फुलरीन, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन कैसा होता है, 0। इसके डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू थोड़ी ठीक ठाक पॉजिटिव होती है, मतलब डेल्टा एच फॉर्मेशन में कह दूं 1.9 के आसपास, और उसका कुछ 40 के आसपास होता है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिकली जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है, ग्रेफाइट, और सबसे बुरी कौन सी है, वो ये फ्लोरीन वाली फॉर्म है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब मेरा क्या है, मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, आपका ग्रेफाइट जो है वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, उसके बाद आपका डायमंड वाला, उसके बाद आपका फ्लोरीन वाला। ये एक बात और आ गई समझ में। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो आपका है वो एक अच्छा खासा लीगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड,
एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है, सिन गैस के अंदर हम लोगों ने उसको देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अपन ने पहले ही देख ली हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहां नोट करके कि सी और H2 ये आपका क्या कहलाती है, सिन गैस, ठीक है। और CO और N2 ये क्या कहलाती है, प्रोड्यूसर गैस। और CH4 CO CO2 और H2 का कॉम्बिनेशन ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोल गैस, ठीक है। तो इस चीज को भी, ये नोट का एक पॉइंट, एक चीज और लिख देता हूं मैं, ऐसे चल रहा है तो दूसरा क्यों लिखूं, ऐसे लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं मैं SnCl2 SnCl4.5H2, इसको बोलते हैं बटर ऑफ टिन। ठीक है। अच्छा, एक चीज बस छोटी सी और देख लो कि यदि आप रिएक्शन, नोट का दूसरे पॉइंट में लिख देता हूं इसको, यदि आप रिएक्शन HCOOH की रिएक्शन करा दो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल लेगा H2O और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ये, ठीक है। यदि आप इसके साथ, यानी COOH है, इधर COOH है, इसके साथ आप रिएक्शन करा दो P2O5 की, तो ये भी आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। H2, दो वाटर के मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा, एक दो तीन, H2 एक ही मॉलिक्यूल तो बाहर निकाले, H2O ये बाहर निकाल दिया, कार्बन C3, C2O3 बनाना है अपने को, कार्बन सब ऑक्साइड C2O3। तो इसके साथ हीट करने पर क्या हुआ, H2O बाहर निकाल दिया इसने, C3O2 ऐसा बनना चाहिए, कार्बन सब ऑक्साइड, यानी कैसा, मुझे C3O2 बनेगा कि क्या बनेगा, एक सेकंड, C3O2 ये बनेगा, ठीक है। तो यदि हमने यहां से H2O बाहर निकाल दिया तो सही है ना, C3O2 ये बन जाएगा। यहां पर कैसा होगा स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा C3O2 का, सही के H2O C3O2 का, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, रिडॉक्स में एक स्ट्रक्चर और बना हुआ है Br3O8, ठीक है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस एक छोटी सी चीज मैं और बोल दूं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। और मुझे इसके अंदर और क्या बोलना, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, और SN की इंफॉर्मेशन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 का यूज होता है किस चीज में, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, ये बताया था मैंने आपको। I2O5 का यूज होता है किस चीज में, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। Br3O8 का ये स्ट्रक्चर है, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है। और कुछ इसके अंदर कार्बोरेंडम बता दिए मैंने, कार्बोरेंडम बता दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, निपटाओ ये, इसी के साथ अपनी ये फैमिली हो गई खत्म, बोरॉन और कार्बन दोनों निपट गए। टिप्स